हाँ, नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर के सेकंड ईयर का पहला पेपर, इतिहास का पहला पेपर, जो आपका है भारत का इतिहास है, या फिर उसको आधुनिक भारत का इतिहास भी कह सकते हैं। और इसका जो पीरियड है 1707 से 1884 ईस्वी तक। बच्चों, आप जो पुस्तक आप खरीदो वो शर्मा एन व्यास की पुस्तक है। और इसमें जो है पंचशील प्रकाशन जयपुर है, उसका ये प्रकाशन है। ज़्यादा महंगी नहीं है, 200-250 रुपये की होगी। आप इसे खरीद लेना। अब हम जो है आपको बताएंगे, पहला जो चैप्टर है भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश, है ना। तो भारत में हमने देखा है कि मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद उत्तर मुग़ल साम्राज्य का भी इसी तरह आपने देखा कि किस तरह से उत्तरी मुग़ल साम्राज्य के जो बादशाह थे वो कैसे अयोग्य थे और कठपुतली बन गए थे अपने वज़ीरों की और प्रशासनिक, और उसके उनके ऊपर जो है वो दरबारी और बड़े बड़े अमीर लोग हावी हो गए थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। कारण क्या था कि उनके पास ऐसी योग्यता नहीं थी जो पूर्व वाले मुग़ल बादशाहों में थी, जैसे बाबर है, अकबर है, शाहजहाँ है, जहांगीर है, औरंगज़ेब है। उनके समय तक ऐसा किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि ऐसा कर सके। मतलब जो जो उत्तरी मुग़ल साम्राज्य के जो शासकों के साथ हुआ था वो बहुत ही गलत हुआ था, और गलत होता भी है क्योंकि अगर आप में योग्यता नहीं है तो दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे। अब हम देखते हैं कि भारत में यूरोपीय शक्ति, या इसी वजह से भारत में मतलब जो अराजकता और अव्यवस्थाएं सर्वत्र छाई हुई थी और विदेशी आक्रमण हुए थे, जैसे नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, है ना। और फिर विदेशी जो आक्रमण होने से नष्ट हो गई थी। बीच बीच में भी हमने देखा है कि मध्यकालीन भारत में भी कई विदेशी शक्तियाँ आई थी, जैसे कि तैमूर लंग आया था, है ना। तो ये जो इस तरह की जो बाहर के लोग आए थे और इन्होंने इस तरह के यहाँ पर जो लूटपाट की थी, तो वैसे ही ये लोग भी, मतलब यूरोपीय लोग भी यहाँ पर इन परिस्थितियों का, जो विकट परिस्थितियाँ थी उसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ प्रवेश किया था। अब जो है इसमें सबसे पहले 15वीं शताब्दी जो है उसके अंतिम दशक में यूरोप में जो है सुदूर देशों की ओर से समुद्री मार्गों का पता लगाने का एक अभियान चला था। तो उन अभियान में जो है यूरोप का एक छोटा सा देश था पुर्तगाल, वो सबसे आगे रहा था। और 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक जो पुर्तगाली नाविक था, वो अपने साथियों के साथ सामान और हथियारों से भरा एक जहाज़ लेकर के पूर्वी द्वीप की खोज में निकल पड़ा था। 6 अगस्त 1498 ईस्वी को वो भारत के विख्यात जो बंदरगाह है कालीकट पहुंचा, और वास्को डी गामा के भारत के आगमन की घटना मतलब इस कारण से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि उसने पहली बार भारत में आने के लिए एक समुद्री मार्ग को खोज निकाला था, है ना। वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक का एक प्रतिनिधि बनकर के भारत आया था, और उसने यहाँ पर कालीकट के जो शासक है उसके पास आकर के उसने व्यापार की अनुमति मांगी थी और व्यापार हेतु सुविधाएं भी मांगी थी, तो उसको दी गई थी। और इस तरह से वो पुर्तगालियों ने जो धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाया, और यहाँ के समुद्री व्यापार पर जो अरब व्यापारियों का एकाधिकार था, उसको भी मिटाने की कोशिश की।
और बहुत सारा व्यापार जो है उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। भारत तथा यूरोप के मार्ग में पड़ने वाले जितने भी प्रमुख स्थानों पर स्थान थे जो महत्वपूर्ण थे व्यापारिक दृष्टि से, उन पर भी अपना अधिकार स्थापित कर दिया। और यूरोप जो है गर्म मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर निर्भर करता था। यूरोपीय व्यापारियों के विचार से भारत एक ऐसा देश था जो धनवान था। धनवान तो था ही, क्योंकि सोने की चिड़िया थी भारत, इसीलिए तो सारे विदेशी आक्रमण भारत में हुए। तो इसी वजह से यूरोपीय शक्तियाँ भी यहाँ पर आई थी। तो इस तरह से गर्म मसाले भी वो प्राप्त करना चाहता था। और गर्म मसालों के लिए जो है केवल भारत ही नहीं है, दक्षिण पूर्वी एशिया के और देश भी थे, जैसे कि जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो है, मलाया है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और अगर इन भारत पर नियंत्रण हो जाए, भारत की व्यापारिक शक्ति पर नियंत्रण हो जाए, तो इन देशों से भी उनका व्यापार हो सकता था। और यहाँ पर जब वास्को डी गामा आया तो कालीकट में जो है हिंदू शासक जैमोरिन था, उससे व्यापार की सुविधाएं मांगी थी और व्यापार आरंभ किया था। और जैमोरिन को उसके शत्रु जो राज्यों से, मुख्यतः कोचीन राज्य के विरुद्ध सहायता देनी भी आरंभ की थी। और इस प्रकार भारत की राजनीति में भी ये यूरोपीय लोग जो है हस्तक्षेप करने लगे। और अल्मीडा जो करके एक था पुर्तगाली, वो भारत में आकर के वो पहला गवर्नर बना था, सूबेदार जिसको कहते हैं ना, राज्यपाल कहते हैं, वो बना था। और वो 1505 से ईस्वी से 1509 ईस्वी तक है ना भारत में रहा था। और पुर्तगाली राज्य स्थापित करने का प्रयत्न भी उसने शुरू कर दिए थे। और उसका उद्देश्य जो है वैसे तो दक्षिण पूर्वी प्रदेशों पर अधिकार करना, व्यापारिक सुविधा प्राप्त करना, यही था। और अल्मीडा का जो उत्तराधिकारी था अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 ईस्वी तक वो रहा था यहाँ पर, और वो भी बड़ा महत्वाकांक्षी था। और वो ये कहता था कि मैं भारत में जो आया हूँ तो वो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे जो है बदले में व्यापार करने का एकाधिकार मिलना चाहिए कि मैं भारत में हिंदुओं को मुसलमानों से बचाऊंगा। तो उसकी जो नीतियाँ थी, वो उसके उद्देश्य थे अल्बुकर्क के, वो निम्न थे। तो पहला जो है वो यूरोप से भारत के मार्ग के बीच पड़ने वाले सभी व्यापारिक स्थानों को अपने अधिकार में करना चाहता था। दूसरा जो है वो स्थानीय निवासियों के साथ पुर्तगालियों के विवाह कर पुर्तगाली उपनिवेश की स्थापना भी करना चाहता था। और जहाँ वो तीसरा जो है वो उपनिवेश स्थापित नहीं कर सकता था अथवा वहाँ कोई अधिकार नहीं कर सकता था, वहाँ वो समुद्री तट पर शक्तिशाली किले बनाकर पुर्तगाल के जलमार्ग की सुरक्षा करना चाहता था। और चौथा है, जहाँ यह संभव भी न था, वहाँ पर स्थानीय शासकों से पुर्तगाल के राजाओं की सत्ता को स्वीकार करने की मांग करता था। तो इस प्रकार पुर्तगाली जो गवर्नर था अल्बुकर्क के, उसके जो उद्देश्य है वो बड़े बड़े थे। और थोड़े से कार्यकाल में उसने यहाँ पर काफ़ी सफलता हासिल करती थी और भारत में पुर्तगालियों की शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया था और उसको सफलता भी मिली। और भारत में जैसे कि गोवा, दमन, दीव जो है उस पर अधिकार किया। सालसेट जो महाराष्ट्र में है, बसिन भी महाराष्ट्र में, चोल जो है वो इधर दक्षिण भारत में ही है। बम्बई आप जानते हो, बंगाल भी जानते हो, बंगाल में हुगली करके है जगह।
तो इन सब जगह मद्रास में इन सब जो जगह है वहाँ पर इसने अधिकार कर लिया और इस तरह से पुर्तगाली सफल होते चले गए थे। इसका कारण ये था कि इनकी इतनी सफलता कैसे हुई, कैसे प्राप्त हो गई। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत में छोटे राज्य जो थे उसमें आपसी झगड़े चल रहे थे और अराजकता फैली हुई थी, उसका उन लोगों ने लाभ उठाया था। और पुर्तगाली जो शासक थे वो मुग़ल बादशाह और अथवा फारस के शासक शाह इस्माइल के झगड़ों में भी नहीं फंसे थे। और इस तरह से यहाँ के पुर्तगाली जो गवर्नर थे वो बड़े योग्य थे, इनके पास नौसेनाएँ थी, तोपखाना था, बड़े बड़े अच्छे हथियार थे, अच्छे उत्साही सैनिक थे, है ना। तो इस वजह से भी वो यहाँ पर सफलता अर्जित कर सके। परंतु पुर्तगालियों को भारत में स्थायी सफलता नहीं मिली थी। और गोवा, दमन और दीव, गोवा आप जानते ही हो केंद्र प्रदेश प्रशासित प्रदेश है और दमन और दीव जो है गुजरात में है। तो गोवा, दमन और दीव के अनुसार मतलब कि दीव के अलावा उनको और कुछ क्षेत्र प्राप्त नहीं हो पाया था। और इस तरह से हम उनकी असफलता के कारण को खोजें तो ये है कि 1580 में जो है पुर्तगालियों का स्पेन में विलय हो गया था और वो अपनी स्वतंत्रता खो बैठे थे। और बाद में जो है यहाँ पर मुग़लों और मराठों ने भी पुर्तगालियों का विरोध किया था। और 1529 ईस्वी में शाहजहाँ ने उनसे हुगली छीन लिया था, शाहजहाँ ने। और 1629 में शाहजहाँ ने उनसे हुगली छीन लिया था। 1639 में मराठों ने उनसे सालसेट और बसीन छीन लिया था। 1661 में पुर्तगाल को बम्बई अंग्रेज़ों को दहेज में देना पड़ा था। तो पुर्तगालियों की धार्मिक कट्टरता, धर्म प्रचार, स्थानीय स्त्रियों से विवाह करने की नीति, ये सब जो थे वो उसके मतलब ये सारी चीज़ें भी उनकी असफलता की कारण बनी थी। और आगे चलकर पुर्तगाल अपने व्यापार के प्रति यहाँ पर उदासीन होते चले गए और यहाँ की राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप करने लगे, जिससे उनकी शक्ति जो है, आर्थिक शक्ति है, वो कमज़ोर पड़ गई। और पुर्तगाली शक्ति को जो है सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ जो है अंग्रेज़ों और डचों से मिली थी। इस प्रकार पुर्तगाल यूरोप का छोटा सा देश था। जनशक्ति और आर्थिक दृष्टि से वह इतनी दूर अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है वो स्थापित करने के लिए उत्साहित था, लेकिन उनका उत्साह टूट गया था और वो असफल रहे थे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।